Good evening, student. Welcome to the YouTube channel of Chopra Educationals. So, myself Shubhajit Bhattacharya, and today we will discuss some important MCQs regarding banking exam. तो पहले तो मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि ये सेशंस जो है, जो स्टार्ट करने से पहले आप तो ये सेशंस को जो है पहले अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे जो है टॉपिक जो लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, टाइप्स ऑफ लोन्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो इनके ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंस एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बट ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स में। सारे क्वेश्चंस इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस सेशंस के शुरू से लेके लास्ट तक जो है आप लोग बने रहिए। और इस सेशन में जो है आप लोगों को बहुत कुछ जो है नया सीखने को मिलेगा, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं या फिर आने के चांसेस है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है बैंकिंग वाला वर्ड, ठीक है, बैंकिंग। तो अगर इंटरव्यू में बहुत बार जो है एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक का डेफिनेशन क्या है, कॉमन क्वेश्चन, एंड ऑल्सो अ कॉमन आंसर given by all student, that is what, bank is a lawful organization. Bank is a lawful organization which accept deposit and provide loan to customer. This is absolutely right answer. ये जो है आंसर सही है। और क्या है, मैंने बोला था एक कॉमन क्वेश्चन है, बैंक का डेफिनेशन क्या है, और इस कॉमन क्वेश्चन का जो कॉमन आंसर होता है वो होता है बैंक इज अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन टू कस्टमर। बट हमें जो है कुछ दूसरा आंसर देना है। अगर हमसे पूछा जाए बैंक का डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए आज से जो है बैंक का डेफिनेशन जो है वो बदलने वाला है। ठीक है। तो व्हाट इज बैंक अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली आप ये बोल देना, बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट, and if you give that kind of definition, then definitely you will get much more weightage rather than other student। ठीक है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है या फिर अगर आप जो है बाकी स्टूडेंट से अलग है, तो आपको जो है ऐसे डिफरेंट आंसर जो है देना पड़ेगा, एंड दिस इज द appropriate and also we can say this is the up to date answer of definition of bank। ठीक है। But in the next question, interviewer will ask you that on which basis you say that bank is a financial supermarket। तो आइए देख लेते हैं, हम हमारे इस स्टेटमेंट को प्रूव भी करते हैं। तो सुपरमार्केट जो हम जाते हैं, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई सुपरमार्केट जो है हमने विजिट किया है। ठीक है। और सुपरमार्केट क्या होता है, जहां से हम चाहे तो सब्जी भी खरीद सकते हैं, हम चाहे तो कपड़े भी खरीद सकते हैं, हम चाहे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी खरीद सकते हैं, या फिर हम चाहे तो वहां से जो है मूवी टिकट भी परचेस करके वहां पे बैठ के ही क्या मूवी भी देख सकते हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन वी परचेज फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंगल मार्केट। तो सुपरमार्केट का मतलब है एक सिंगल मार्केट से जो है वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द सुपरमार्केट। इन द सेम वे बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से हमें देखिए क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है बट बहुत सारे तरह तरह के जो है फैसिलिटी हमें वहां से मिल रहा है। क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, बैंक जो है हमें डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। बैंक जो है हमें म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बैंक हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। बैंक जो है हमें डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है।
तो लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट वी कैन बाय फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बैंक, लेकिन ऑल प्रोडक्ट्स आर फाइनेंशियल, ऑल प्रोडक्ट्स आर फाइनेंशियल। तो इसी से जो है, इसी डायग्राम से हम ये प्रूव कर सकते हैं बैंक इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। सुपरमार्केट तो है बट फाइनेंशियल, क्योंकि बैंक जो है आज के दिनों में सिर्फ लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, इसको छोड़ के भी बहुत सारे काम जो है, फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो पहला जो डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन था, बैंक इज ए लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो राइट, ये भी राइट आंसर है, बट हमें अप टू डेट आंसर देना है, जो क्या है, जो मैंने यहाँ पे बताया है, बैंक इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन प्रूव दैट कि बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि हमारा आंसर आने वाले समय में किसी भी रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू लेवल पे हमारा आंसर जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो आगे जो है हम हमारा जो सेशंस है उसको स्टार्ट करेंगे, जो एमसीक्यू सेशंस है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन बैंक प्रोवाइड एनी व्हाइट गुड्स। ठीक है, जब बैंक किसी को व्हाइट गुड्स परचेस करने के अगेंस्ट में लोन देता है, लोन अगेंस्ट परचेस ऑफ व्हाइट गुड्स, देन उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि व्हाइट गुड्स का मतलब क्या है, व्हाइट गुड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हाइट लोन भी एक ऑप्शन में था, एक बिजनेस लोन भी था, कंजम्पशन लोन भी था। ठीक है, तो व्हाइट गुड्स मतलब क्या होता है, जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उसको बेसिकली बोला जाता है व्हाइट गुड्स। ठीक है, उसको बेसिकली बोला जाता है व्हाइट गुड्स। और इस समय जो है, इसके बेसिस पे जो बैंक जो है अपना लोन प्रोवाइड करता है, इसके बेसिस पे बैंक जो अपना लोन प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चंस का आंसर कि व्हाइट गुड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेस करने के लिए जब बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ठीक है, क्लियर। और कोई भी अगर आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इसको आप लोग बोल सकते हो, और मैं जो है आप लोगों का जो है डाउट क्लियर वहां पे कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हाइपोथिकेशन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल इन। देखिए पहले देख लेते हैं इसका आंसर, फिर जो है डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिखा गया है हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर, देखिए इसका आंसर होगा मूवेबल। इसका आंसर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें क्या होगा, मूवेबल गुड्स। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको अगर हम देखें तो देखिए मूवेबल गुड्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, मूवेबल गुड्स बेसिकली क्या होता है, मूवेबल गुड्स मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर हम कर सकते हैं, एक जगह से जो है दूसरे जगह में उस चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मूवेबल गुड्स के ऊपर जो है एप्लीकेबल होता है हाइपोथिकेशन। तो बेसिकली हाइपोथिकेशन है क्या, हाइपोथिकेशन जो है इज वन काइंड ऑफ इज, या फिर वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी, वन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, जैसे कि बैंक में अगर हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक जो है ना हमें ऐसे ही मतलब हमारा चेहरा देख के जो है हमें लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, है ना। क्या बैंक कभी भी ये बोलता है कि मैंने आपको ऐसे ही लोन दे देना है। ठीक है, हमारा चेहरा देख के या फिर हमारा जो है एग्जाम में कितना मार्क्स आया, हम अच्छे स्टूडेंट है, इस सब के ऊपर जो है बैंक का कोई लेना देना नहीं है। बैंक अगर लोन प्रोवाइड करेगा तो हमें जो है कुछ सिक्योरिटी बैंक को
या फिर बैंक के पास रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है बैंक हमें सिक्योरिटी के बेसिस पे जो है लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है हाइपोथिकेशन, ठीक है, तो हाइपोथिकेशन इज वन काइंड ऑफ सिक्योरिटीज और ये एप्लीकेबल होता है मूवेबल गुड्स के ऊपर। तो इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका व्हीकल लोन, वो हो जाएगा आपका व्हीकल लोन या फिर कार लोन, कार लोन, ठीक है, एकदम एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, इसको आप बोला जाता है जो हाइपोथिकेशन। और यहाँ पे दो चीज नोट डाउन कर लीजिए, इसका जो पोजीशंस, ठीक है, इसका जो पोजीशंस जो रहेगा वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा कस्टमर के पास, वो रहेगा कस्टमर के पास, ठीक है, मतलब हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल इन मूवेबल गुड्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीकल लोन, कार लोन, और पोजीशंस जो है, पोजीशंस किसके पास रहेगा, पोजीशंस रहेगा कस्टमर के पास। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए हम लोग सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं ना, और बैंक उसके बेसिस पे हमें लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पे जो है जिस चीज के ऊपर बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है वो चीज हमारे पास ही है, वो चीज हमारे पास है। हम अगर कोई व्हीकल लोन लेके हम अगर कोई कार परचेस करते हैं तो वो कार जो है वो हमारे पास ही रहता है, वो बैंक के पास नहीं रहता है। मतलब पोजीशंस, मतलब पोजीशंस जो है वो किसके पास रहेगा, वो रहेगा कस्टमर के पास, ठीक है, और उसका ओनर भी जो है वो भी कस्टमर ही है। तो मतलब ये होता क्या है, ये ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे जो है बैंक और कस्टमर के बीच में जो है एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट या फिर प्रॉपर जो है पेपर वर्क होगा, जिसके थ्रू जो है कोई भी कस्टमर जो है जो कार लोन ले रहा है उस लोन को जो है एक प्रॉपर टाइम पीरियड में जो है उनको जो है उसको लौटाना है, उसको रिटर्न करना है, और उसको जो है वो इंस्टॉलमेंट में जो है उसको लौटा सकता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में जो है जो लोन लिया गया है कार खरीदने के लिए उसको लौटा सकता है, ठीक है। और अगर वो सही समय से समय समय पे जो है इस इंस्टॉलमेंट को अगर वो रिटर्न कर रहा है तो बैंक वाले कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर इंस्टॉलमेंट को जो है सही समय से जो है नहीं रिटर्न कर पाए तब क्या होगा, तब बैंक जो है उसका जो गाड़ी है, उसका जो कार है उसको वो बैंक वाले जो है उनसे छीन के लेके चले जाएंगे, ठीक है। वो जो है व्हीकल जिसके बेसिस पे बैंक ने आपको लोन दिया है वो व्हीकल जो है वो जो है बैंक वाले आपसे छीन लेंगे, ठीक है, वो बैंक वाले आपसे ले लेंगे। और अगर आप इंस्टॉलमेंट दे दिए सही समय से तो नो प्रॉब्लम, आप जो है उसका पोजीशन और ओनरशिप जो है आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो मूवेबल गुड्स कार जो है, व्हीकल जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, और इसको जो है इसका पोजीशन जो है वो हमारे पास ही रहता है, ठीक है, वो बैंक के पास नहीं रहता है, और इसी के बेसिस पे जो है बैंक हमें जब लोन प्रोवाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइपोथिकेशन। तो आई थिंक ये चीज जो है ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये चीज जो है आप लोगों का क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, इमूवेबल गुड्स, ठीक है, इमूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स मतलब, इमूवेबल गुड्स मतलब जिसका जो है हम एक जगह से दूसरे जगह जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना, जो चीज हम एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा घर, ठीक है, हमारा घर, या फिर मान लीजिए हमारा कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो हमारा घर जो है उसको हम क्या करते हैं, या फिर हमारा दुकान जो है उसको हम मॉर्गेज रख के बैंक के पास जो है हम लोन ले सकते हैं, हम बैंक से क्या लोन ले सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये है इमूवेबल, ये है इमूवेबल, मतलब हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो ऐसा तो मतलब कोई मतलब कर नहीं पाएगा कि मतलब अपना घर जो है वो उठा के लेके बैंक के पास चले गए, या फिर अपना जो दुकान है उसको उठा के बैंक के पास लेके चले गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बैंक में बेसिकली हम हमारे दुकान या फिर घर का जो कागज होता है उसको हम देते हैं, बैंक के पास रखते हैं, और उस सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, सो दिस इज वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी,
दिस इज वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी। जैसे यहाँ पे क्या था, व्हीकल का जो पेपर था, जो एग्रीमेंट पेपर था, वो बैंक के पास था, वो एक तरह का सिक्योरिटी है। उसी तरीके से इमूवेबल गुड्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा दुकान या फिर घर, जिसका पेपर जो है हम मॉर्गेज रखते हैं बैंक के पास, और उसके बेसिस पे बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड करता है, उसको जो है बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मॉर्गेज। ठीक है, उसको बोला जाता है मॉर्गेज। मतलब इमूवेबल एसेट लाइक होम, शॉप या फिर कोई लैंड, उसका जब कागज हम बैंक के पास जमा रख के बैंक से लोन लेते हैं तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज। और इसमें भी देखिए, उस चीज का जो पोजीशन है, वो कस्टमर के पास ही है ना। हम अपना जो घर है, वो घर का कागज जो है सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखा है ना, लेकिन हमारा घर जो है वो तो हमारा ही है, उसमें हम रह रहे हैं, है ना, उसमें हम ही रह रहे हैं। और अगर हम जो लोन लिया है उस कागज के बेस पे, जिस पेपर के बेस पे, वो अगर हम वापस नहीं कर पाए, तो बैंक जो है हमारा घर या फिर हमारा शॉप जो है, उसके ऊपर जो है वो अपना जो है पोजीशन जो है वो ले लेगा। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। ठीक है, तो मूवेबल गुड्स मतलब व्हीकल लोन, जो हाइपोथिकेशन हम बोलते हैं, मूवेबल गुड्स में हाइपोथिकेशन। ठीक है, और इमूवेबल गुड्स लाइक, अगर जैसे हमारे जमीन का जो कागज या फिर हमारे दुकान का जो कागज जो हम सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में जमा करके लोन लेते हैं, उसी समय उस सिक्योरिटी को बोला जाता है मॉर्गेज। ठीक है, उसी सिक्योरिटी को बोला जाता है मॉर्गेज, एंड इसको जो है एप्लीकेबल होता है हमारे किसके ऊपर, इमूवेबल गुड्स के ऊपर। सो आई थिंक ऑल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस आ गया, वही जो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी जो है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि मॉर्गेज बेसिकली क्या होता है। ठीक है, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बहुत आसान है, अगर मेरे पिछले वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे तो इस क्वेश्चन का आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब, क्योंकि देखिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होगा, क्योंकि घर का जो कागज है वो हमने, एज ए सिक्योरिटी बैंक में जमा किया है। बैंक में हमने घर का जो कागज है, जो पेपर है, वो जमा किया है, लेकिन उस पेपर में तो हम ही का जो है नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस पेपर में हम का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम है, और उस घर में जो है अभी हम लोग रह रहे हैं, तो ना तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, ना ही पोजीशन ट्रांसफर हुआ। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट मतलब बैंक का जरूर इसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बैंक अगर किसी को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक को जो है उस लोन के बेसिस पे बैंक को क्या मिलेगा, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छे खासे जो है बैंक को वहां से इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए जो है मॉर्गेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ये वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ बैंक टू अ सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड, ए वेरी लार्ज काइंड ऑफ लोन टू अ सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिंडिकेट लोन, आंसर होगा सिंडिकेट लोन। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोगों को सिंडिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंडिकेट जो हमारा आंसर है, तो सिंडिकेट का मीनिंग बेसिकली क्या है, सिंडिकेट का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, अगर ये हमको पता है तो हम जो है इस चीज का आंसर कर सकते हैं। सिंडिकेट मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ मिलके कोई कॉमन काम करता है या फिर कॉमन मोटिव के लिए काम करता है, तो उसको बोला जाता है बेसिकली सिंडिकेट।
सिंडिकेट का मतलब क्या है? सिंडिकेट का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके जब कोई काम जो है, कोई वर्क जो है एक कॉमन मोटिव के थ्रू करता है, एक कॉमन मोटिव के थ्रू जो है करता है, तो उसको जो है हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं उसको सिंडिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सिंडिकेट का मीनिंग हमें पता है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं क्या? सिंडिकेट लोन। क्योंकि वेरी लार्ज लोन, बहुत सारा लोन, बहुत सारा लोन, ठीक है, एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ बैंक, नॉट अ सिंगल बैंक, बहुत सारे बैंक, ठीक है, बहुत सारे बैंक जो है, 1 2 3 4 करके ऐसे बहुत सारे जो बैंक है, ये सारे जो है बैंक मिलके किसी एक व्यक्ति को जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा सिंडिकेट लोन, ठीक है। और अनसिक्योर्ड लोन, देखिए सब कुछ जो है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वेरी इजी, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी जब जो है कोई लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है अनसिक्योर्ड लोन। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीजर लोन। teaser loan, what is teaser loan? The another name of teaser loan is home loan. The another name of teaser loan is home loan. याद रखना, क्वेश्चन में आया है ये एग्जाम में, ठीक है। होम लोन, टीजर लोन। तो टीजर लोन या फिर होम लोन जो है बेसिकली ये क्या होता है? तो इसका जो है आंसर याद रखना, इसका जो इंटरेस्ट होता है, मतलब जो लोन हमने लिया है, इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेसिकली ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे मार्केट सिचुएशन जो है चेंज होता रहता है उसी हिसाब से जो है ये रेट भी चेंज होता रहता है। मतलब आप जब होम लोन लेते हो ना, वहां पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, वहां पे ऐसे स्टार करके ऐसे छोटा सा ऐसे स्टार मार्क्स रहता है, और यहाँ पे लिखा रहता है वेरिएबल, यहाँ पे लिखा रहता है इंटरेस्ट रेट शुड बी वेरिएबल एंड इट्स डिपेंड ऑन मार्केट। मतलब जैसे कि धीरे धीरे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, उसी तरीके से जो है आपका इंटरेस्ट जो आपके होम लोन के ऊपर चार्ज किया गया है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज ग्रेजुअली, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। मतलब होम लोन के ऊपर जो है ना, वहां का लोन जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता। आप आज अगर मतलब मान लीजिए 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है, तो 2021 में अगर हमने आपने होम लोन लिया है 10% पे, तो उसके बगल में जो है ऐसे स्टार लिखा रहेगा, और वहां पे लिखा रहेगा कि आपका जो लोन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है एंड इट्स डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। मतलब अगले साल 10.25, फिर अगले साल 10.5, फिर जो है 11%, ऐसे करके जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से हमने आंसर कर लिए, ठीक है। तो सिंडिकेट लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, एंड हमारा टीजर लोन क्या होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, जो हम यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में तो है, लेकिन इन डिटेल्स जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? बैंकिंग कंपनी हैज रेस्ट्रिक्शन, बैंकिंग कंपनी हैज रेस्ट्रिक्शन टू सैंक्शन लोन टू। अब बैंकिंग कंपनी में ऐसा कौन है जिसको जो है लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। क्या ऑप्शन है? स्टाफ वर्किंग इन बैंक, डायरेक्टर्स ऑफ बैंक, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड, स्मॉल बिजनेसमैन, नन ऑफ दिस। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर्स ऑफ बैंक। बैंक के जो डायरेक्टर होते हैं ना, उनको जो है बैंक से कभी भी लोन नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर उनको अगर बैंक से लोन मिल जाएगा, मतलब जैसे कि कोई भी बैंक के जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब मान लीजिए दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है ना, एक बैंक का डायरेक्टर, उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर होता है, और इस पावर का जो है वो लोग मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है, अगर उनको जो है लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो अपना पावर को जो है मिसयूज करके वो लोग कभी भी कुछ भी जो है किसी भी रकम का जो है लोन वो लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये चीज जो है नहीं होता है, बैंक के जो डायरेक्टर्स होंगे उनको जो है कोई भी जो है लोन सैंक्शन नहीं किए जाएंगे, ठीक है।
तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे, इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे गिवन टू बोरोअर टू रिपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड। देखिए, क्वेश्चंस जो है ना, ये बेसिकली हमें जो है देखने को मिला था, ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे ये बेसिकली जो है कोरोना के टाइम पे पिछले साल जो है हमें ऐसा सिचुएशन जो है हमें देखने को मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकली जो है हमने इस सिचुएशन जो है इस सिचुएशन से हम लोग गुजर चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? इनिशियल रिपेमेंट हॉलीडे, हॉलीडे मतलब क्या है? छुट्टी। हम जो स्टूडेंट होते हैं वो हम जो क्या करते हैं, हम लोग वेट करते रहते हैं कब जो है हॉलीडे आएगा, या फिर जो भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनका ये मानना है हॉलीडे आएगा तो उनको छुट्टी मिल जाएगा, मतलब ब्रेक मिल रहा है। एक रेगुलर एक्टिविटीज से जो है कुछ हट के, मतलब उस रेगुलर एक्टिविटीज को उस दिन हमें नहीं करना है, हम जो है उस दिन को अपने तरीके से जो है हम उसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब हॉलीडे मतलब बीच में जो है एक ब्रेक, बीच में एक ब्रेक। जैसे मंडे टू संडे हम एक ही काम करते हैं लेकिन बीच में संडे आ जाता है और हम थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से मंडे से जो है हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो एक हॉलीडे ऐसा है, क्या लिखा है? रीपेमेंट गिवन टू बोरोअर टू रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब एक लोन किसी को दिया गया है और जो लोन लेगा वो क्या है? वो बोरोअर होगा। ऑब्वियसली बात है, जो लोन ले रहा है बैंक से या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक लोन दे रहा है किसको? बोरोअर को, और उसको जो है उस बोरोअर को पेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट मतलब लोन लिया है तो पेमेंट तो करना ही करना है। ऐसा तो नहीं है कि बैंक मतलब बोल देंगे कि चलो मतलब कोई बात नहीं, इस बार जो है तुम्हें कोई लोन वगैरह जो है पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा तो बैंक कभी बोलता नहीं है। तो बैंक जो है यहाँ पे कुछ हॉलीडे जो है प्रोवाइड कर रहा है बोरोअर को रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब कुछ ऐसा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है बोरोअर को लोन रीपेमेंट के टाइम पे। मतलब जो इनिशियली या फिर जो नॉर्मली जो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, नॉर्मली जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उससे जो है कुछ अलग जो है यहाँ पे उन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हॉलीडे ब्रेक मतलब क्या? रोज की जो जिंदगी होती है, डेली जो वर्क होता है उससे कुछ अलग होता है हॉलीडे में। उसी तरीके से लोन को जब पेमेंट किया जा रहा है बोरोअर के थ्रू तो उसका तो एक प्रोसेस होगा, लेकिन उस प्रोसेस में कुछ ब्रेक आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ नया या फिर कुछ नए तरीके से जो है बैंक आपको जो है कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली जो हुआ था कोरोना के टाइम पे, ठीक है, ये बेसिकली हुआ था कोरोना के टाइम पे जब लोगों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा नहीं था तो बैंक ने या फिर आरबीआई ने क्या बोला था, कुछ समय तक जो है लोग जो अपना ईएमआई या फिर इंस्टॉलमेंट बैंक को पेमेंट कर रहा है वो चीज जो है 2-3 महीने के लिए जो है उसको स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है हालात उतना अच्छा नहीं है, डिफ्लेशन वाला सिचुएशन आ गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कुछ समय के लिए उसको डिले कर दिया, मतलब ये 3-4 महीने जो है इसके बाद जो है आप लोन को भर देना, अभी के लिए जो है आप इसको ना भी भरेंगे तो भी चलेगा। तो इसके लिए जो है एक गाइडलाइंस जो है इशू करना पड़ेगा, एक निर्देशिका जो है इशू करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम, दैट इज कॉल्ड मोराटोरियम। देखना कभी कभी जो है आरबीआई जो है ये वाला जो है वर्ड यूज करता है, कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, द हिंदू, टेलीग्राफ, आरबीआई जो है वो जारी करता है मोराटोरियम, मतलब एक गाइडलाइंस, एक रूल्स, ठीक है, एक रूल्स मतलब जो नॉर्मल जो रूल्स है उसको छोड़ के कुछ नया रूल्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा अनोखी सिचुएशन आ गया जिस सिचुएशन से अब हम लोग कभी सामना मतलब आमना सामना हुआ ही नहीं था हम लोगों का कोरोना के टाइम पे। तो उस समय जो है मोराटोरियम मतलब एक गाइडलाइंस जो है उसको इशू कर दिया गया था, ठीक है। और इसी को मतलब जब भी आरबीआई कोई नया रूल्स रेगुलेशन जो स्टार्ट करता है और ऑर्डर करता है, बैंक को ऑर्डर करता है कि उसको फॉलो करने के लिए, तो उस प्रोसेस को जो है बोला जाता है क्या? मोराटोरियम। तो आवर आंसर विल बी मोराटोरियम, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हर क्वेश्चन का, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो है आप लोग हमसे जो है पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है
इन स्मॉल अकाउंट्स बैलेंस शुड नॉट एक्सीड एट अ टाइम। ठीक है, अब स्मॉल अकाउंट क्या होता है, देखिए स्मॉल अकाउंट, व्हाट इज स्मॉल अकाउंट? हमने सुना है सेविंग्स अकाउंट, हमने सुना है करेंट अकाउंट, हमने सुना है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, किसी किसी के पास सैलरीड अकाउंट भी होता है जो सैलरीड पर्सन है। अब ये कौन सा नया अकाउंट हमारे सामने आ गया? अब ये कौन सा नया अकाउंट हमारे सामने आ गया? तो स्मॉल अकाउंट जो होता है ना, इसमें बेसिकली इसमें जो है अकाउंट ओपन करने के लिए जो है कुछ लेस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ता है, या फिर ऐसा आप मान सकते हो जैसे कि हम लोगों को जो है KYC जो है भरना पड़ता है बैंक में, नो योर कस्टमर, मतलब हमें जो है अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है बैंक को पास जो है बैंक के पास जमा करना पड़ता है। लेकिन स्मॉल अकाउंट में ना बेसिकली इतने सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ता, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ता। विदाउट द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यू कैन ओपन बैंक अकाउंट, यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट। और इसीलिए जो है इस अकाउंट में जो है आपका लिमिट जो है कभी भी जो है 50,000 से ज्यादा जो है आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, 50,000 जो है ये हमारा आंसर होगा। तो स्मॉल अकाउंट बैलेंस शुड नॉट एक्सीड एट एनी टाइम इज 50,000, क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंट में जैसे हम लोगों का जैसे सेविंग्स अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट हो, उनमें जितना डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ता है उससे कुछ कम डॉक्यूमेंट हो भी तब भी जो है ये स्मॉल अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। बस इतना जो है समझ लीजिए, और इसका जो है लिमिट कभी भी 50,000 से ज्यादा जो है हमारा एक्सीड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी ये स्टेप में जो है अगर हम देखें अकाउंट्स के रिलेटेड जो है एक अगला जो क्वेश्चन है हमारा आ गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ये, क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। An account is considered dormant account when there is no transaction it through। अब यहाँ पे जो है मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, वो है डॉर्मेट, ठीक है, और एक होता है इनएक्टिव। एक होता है डॉर्मेट और एक होता है हमारा क्या, इनएक्टिव। ठीक है, इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज डॉर्मेट अकाउंट एंड व्हाट इज इनएक्टिव अकाउंट? सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। सो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो डॉर्मेट कोई भी अकाउंट जो है उसको तब घोषित किया जाता है जब उस अकाउंट में 24 मंथ्स, ठीक है, 24 मंथ्स तक जो है कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो, मतलब 2 साल, मतलब 2 साल। अब 24 मंथ्स मतलब 2 साल तो हम सबको पता है, ठीक है ना। तो 24 मंथ्स जो है 24 मंथ्स तक जो है अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारा नहीं हुआ अकाउंट पे, तो वो क्या होता है, उसको डॉर्मेट घोषित कर दिया जाता है। अब मैंने बोला यहाँ पे इनएक्टिव जो मैंने लिखा है, तो इनएक्टिव जो है वो कब होता है, ये मैंने बोला 24 मंथ्स डॉर्मेट, और इनएक्टिव याद रखना 12 महीने। ठीक है, अगर 1 साल तक आप लोगों का अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसको बोला जाता है इनएक्टिव। एंड 24 मंथ्स, अगर 2 साल हो गया है तब आपका अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, देयर इज नो ट्रांजैक्शन सिंस 24 मंथ्स, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डॉर्मेट अकाउंट। और क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉर्मेट एंड इनएक्टिव। सो डॉर्मेट अकाउंट जो होता है, इसमें क्या होता है, अगर आपका अकाउंट डॉर्मेट हो गया तो यू शुडंट डू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है आप नहीं कर सकते, मतलब नो ट्रांजैक्शन, आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है डॉर्मेट अकाउंट में नहीं कर सकते हो। और इनएक्टिव अकाउंट में जो है ओनली आप डिपॉजिट कर सकते हो, ओनली आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, डिपॉजिट को छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते हो जब आपका अकाउंट इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है। बट इफ योर अकाउंट treated as dormant, then
यू डोंट एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आप जो है कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। आप मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि मान लीजिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि चलिए मान लीजिए इनएक्टिव हो गया, उसके बाद डॉर्मेंट हो गया। तो मान लीजिए आपके घर में अगर कोई ऐसे है, मतलब जिनका अकाउंट ऐसा हो गया है और जिनके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, ऐसा कोई अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो गया और अचानक 5 साल बाद जो है हमें याद आया कि वो अकाउंट जो है वो डॉर्मेंट हो गया, या फिर मान लीजिए किसी के नाम पे कोई अकाउंट था एसबीआई में, ठीक है, हमें पता नहीं था, बाद में हमें पता चला, लेकिन तब तक जो है 5 साल बीत गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा, देखिए बेसिकली 5 साल हो या फिर आप इसको मान लीजिए 15 साल, ठीक है, 15 साल बाद आपको याद आया। देखिए क्या होता है, अगर अगर जैसे कि डॉर्मेट तो हो गया, लेकिन डॉर्मेट के बाद नेक्स्ट प्रोसीड्योर क्या है? डॉर्मेट के बाद नेक्स्ट प्रोसीड्योर जो है वो आपका होगा, अगर 10 इयर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर 10 इयर्स कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्टली वो पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? आरबीआई के पास। वो पैसा जो है डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? वो पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई के पास। तो क्या ये पैसा हमें नहीं मिलेगा? तो क्या ये पैसा हमें नहीं मिलेगा? हमारा पैसा था, हाँ, नेग्लिजेंसी था जिसके वजह से हमें पता नहीं था, और हमारा जो पैसा है वो 15 साल बाद या फिर 12 साल बाद हमें अचानक याद आया कि इसमें जो है कुछ ऐसा, कुछ हमारे घर के किसी रिश्तेदार है, हमारे चाचा जी है या फिर दादाजी है जिसका अकाउंट था, लेकिन हम लोगों को खुद नहीं पता था, और 12 साल बाद 15 साल बाद हमें पता चला। अब पैसा चला गया आरबीआई के पास, तो क्या उसके बाद अगर हम क्लेम करेंगे तो क्या हमारा पैसा वापस आएगा? तो याद रखना, आरबीआई जो है वो आपका पैसा वापस कर देता है। आरबीआई जो है वो पैसा आपका वापस कर देता है, बट कुछ पैसा जो है आपका उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। आपको जो है कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा, और कुछ जो पैसा है 10,000 तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा डिडक्ट करने के बाद जो है आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। और बेसिकली 10 साल होने के बाद ये जो पैसा ट्रांसफर हो जाता है ना आरबीआई के पास, आरबीआई इस पैसे का करता क्या है? आरबीआई जो है इसको जो है फाइनेंशियली अवेयर करने के लिए, लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करने के लिए यहाँ पे खर्चा करता है, ठीक है। ये जो पैसा डॉर्मेट होने के बाद, मतलब अगर 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 1 साल इनएक्टिव, 2 साल डॉर्मेट और 10 साल बीत गया, तो वो पैसा आरबीआई के पास चला गया, और आरबीआई जो है इस पैसे को जो है फाइनेंशियली जो है लोगों को अवेयर करने के लिए इसको खर्चा करता है। लेकिन आप अगर क्लेम किए हो तो आपको जो है पैसा आपको मिल जाएगा, बहुत सारे जो है पेपर वर्क एंड डिडक्शन के बाद, ठीक है, डिडक्ट कर लिया जाएगा कुछ पैसा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें जो है ना, हमें लैंग्वेज को समझना है। चीज तो जो मतलब कभी कभी हमें पता भी होता है, लेकिन हम जो है इस चीज का आंसर कर नहीं पाते। 9 नंबर का क्वेश्चन जो है, देखिए हर चीज जो है, हर एक वर्ड जो है उसको हमें देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने ये चीज जो है हमारे क्लास में जो है पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कर सकोगे। लोकल करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ लोकल बैंक फॉर अ फॉरेन बैंक। देखिए कितना जो है लैंग्वेज को घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिया जाता है, ठीक है। क्या है? लोकल करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ लोकल बैंक फॉर अ फॉरेन बैंक इज टर्म्ड एज। मतलब लोकल करेंसी मतलब रुपीस, लोकल करेंसी मतलब रुपीस, ठीक है। लोकल करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अ लोकल बैंक, लोकल बैंक मतलब हमारे देश का कोई बैंक होगा, डोमेस्टिक बैंक। कौन है? सपोज मान लीजिए पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। फॉर अ फॉरेन बैंक इज टर्म्ड, मतलब हमारे लोकल करेंसी रुपीस में, हमारे लोकल बैंक मतलब डोमेस्टिक बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक किसी फॉरेन बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रहा है। मान लीजिए फॉरेन बैंक कौन सा है? सिटी बैंक। फॉरेन बैंक कौन सा है? सिटी बैंक मान लेते हैं। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? तो इसका जो है आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तो जब भी कोई फॉरेन के बैंक हमारे देश में आके हमारे देश के किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, और हमारे देश का जो बैंक है, लोकल बैंक ये बोलिए या फिर डोमेस्टिक बैंक बोलिए, वो किसी फॉरेन के बैंक के बिहाफ में उनका अकाउंट हमारे देश में मेंटेन कर रहा है, और किस में कर रहा है? लोकल करेंसी, मतलब हमारे देश का जो करेंसी है। सो दैट इज कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, not only in your written examination, these questions are very important for your interview. so हम लोग जो है हमारे यहाँ पे, मतलब हम लोग इंस्टीट्यूशन पे जो है नॉट ओनली फॉर रिटन एग्जाम, ठीक है, हम जो है इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। और नॉस्ट्रो अकाउंट क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट। आप एक चीज याद रखिए ना, दूसरा चीज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नॉस्ट्रो अकाउंट क्या हो जाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा ऑपोजिट। मतलब जैसे हमारे देश का कोई बैंक, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे देश का बैंक है, और वो जाके फॉरेन में सिटी बैंक में, अमेरिका के सिटी बैंक है, इसमें जो है कोई अकाउंट ओपन कर रहा है, तो मतलब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है वो सिटी बैंक जो है मेंटेन कर रहा है, और कौन से फॉर्मेट में? तो ऑब्वियसली डॉलर में मेंटेन करेगा। तो कोई फॉरेन का बैंक जो है, अगर हमारे देश के बैंक, किसी भी बैंक का अकाउंट उनके देश के जो करेंसी है उसमें मेंटेन कर रहा है, तो उसको जो है हम बोलेंगे क्या? नॉस्ट्रो अकाउंट। याद रखना, नॉस्ट्रो अकाउंट एंड वॉस्ट्रो अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पूछे जाते हैं। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट। And this is the last question. This is the last question of our sessions. ठीक है, this is the last question of our sessions। और इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन है? आप देख रहे हो FCNR अकाउंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? FCNR। FCNR क्या है? पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले इसका जो है फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। ठीक है, तो FCNR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? FCNR का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। ठीक है, फॉरेन करेंसी। ठीक है, FC फॉर फॉरेन करेंसी, NR फॉर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब ये क्या है? इतने सारे नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट हमने पढ़ लिए, अब ये तीसरा कौन सा अकाउंट आ गया? FCNR अकाउंट। ये होता है FCNR अकाउंट। तो देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो है आंसर होगा हमारा क्या? टर्म डिपॉजिट। इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टर्म डिपॉजिट। अब व्हाई टर्म डिपॉजिट एंड व्हाई नॉट सेविंग्स एंड करंट? कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर कर लीजिए। डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं लिखाता हूँ। मैं डेफिनेशन किसी भी स्टूडेंट को नहीं लिखाता हूँ, इसलिए नहीं लिखाता हूँ क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो है concept should be clear, and your concept is clear, then you automatically ठीक है, आप खुद से जो है डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप खुद से डेफिनेशन लिखिए। बुक में जो है, किताबों में ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन दिया रहता है, और हमें जो है डेफिनेशन को रट्टा मारने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमें डेफिनेशन को रटने में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि डेफिनेशन क्यों प्रॉब्लम होता है? एक तो हम कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते हैं, और बिना कॉन्सेप्ट को सोचे समझे जो है ऐसे चीजों को अगर हम रटने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं, है ना। देखिए डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब किसी भी चीज का हम डेफिनेशन पूछते हैं ना, डेफिनेशन से क्या मतलब रिफ्लेक्ट करता है? व्हाट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू डेफिनेशन? डेफिनेशन से उस चीज का, जिस चीज का डेफिनेशन हम पूछ रहे हैं, that will be reflected from your definition। अगर FCNR का डेफिनेशन पूछा जाए तो FCNR का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो उसका डेफिनेशन जो है आप अपने से भी लिख सकते हो। डेफिनेशन तो दो तीन तरह का भी हो सकता है, बट याद रखना उस डेफिनेशन से उस चीज का जो है
रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब जिस चीज का डिफाइन आप कर रहे हो, जिस चीज को आप डिफाइन कर रहे हो उस चीज को जो है रिफ्लेक्शन आपके डेफिनेशन में आना चाहिए। बस हो गया, डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिए। ऑप्शन क्वेश्चंस में क्या एमसीक्यू आएगा, आपको सिर्फ टिक करना है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें रटने वाले कुछ चीज है ही नहीं, हर चीज जो है यहाँ पे समझने वाली चीज है। अब देखिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है मतलब हमारे देश में जो आ रहे हैं फॉरेनर, ठीक है, उसके लिए बेसिकली ये अकाउंट है। और ये अकाउंट टर्म डिपॉजिट में क्यों है, सेविंग और करंट में क्यों नहीं है। देखिए कोई फॉरेनर सपोज मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कौन है, ये है मान लीजिए एक फॉरेनर है, ठीक है, ये एक फॉरेनर है, ये हमारे देश में पहुंच गया, ठीक है, ये हमारे देश में आया है क्या करने के लिए, ये बिजनेस करने के लिए आया है, ठीक है, ये हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आया है। वेरी गुड। तो कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में बिजनेस करने आएगा, ठीक है, कोई फॉरेनर अगर हमारे देश में बिजनेस करने आएगा तो वो जो है अपने साथ क्या लेके आएंगे, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, वो अपने साथ जो है डॉलर लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारे देश में अगर वो डॉलर लेके आ रहे हैं तो उस डॉलर को जो है अगर हम टर्म डिपॉजिट ना करके सेविंग्स और करंट में कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, सेविंग्स और करंट अकाउंट में से जो है पैसा जब चाहे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम टर्म डिपॉजिट कर दे तो वो पैसा जो है मिनिमम 1 साल तक जो है उनको रखना ही रखना है, ठीक है, एक साल तक, और मैक्सिमम जो होता है 5 साल टर्म डिपॉजिट जो हमारा एफसीएनआर अकाउंट में, ठीक है। एफसीएनआर अकाउंट में जो है बेसिकली टर्म डिपॉजिट जो होता है वो होता है 5 साल के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में डॉलर लेके आ रहे हैं, हमारे देश में डॉलर लेके आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हैं, तो उस फॉरेन करेंसी को जो है हम मिनिमम 1 साल तक तो यूज कर ही सकते हैं ना। हम उस देश के जो मतलब कोई भी हो, मतलब फॉरेन करेंसी में आपका डॉलर हो या फिर यूरो हो, कुछ भी हो, डॉलर हो या फिर यूरो हो, कुछ भी हो, मतलब फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हैं, और उस फॉरेन करेंसी को अगर वो टर्म डिपॉजिट करता है 1 साल के लिए तो 1 साल तक तो मिनिमम उसको हम यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारा फायदा है। और अगर हम उसको डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स और करंट अकाउंट में कर देंगे तो वो पैसा जो है मतलब 2 दिन के लिए रखा, अगले दिन निकाल लिए, फिर एक दिन जमा किया, 10 दिन बाद निकाल लिए, तो उस पैसे का जो है हमारे देश की जो सरकार है या फिर जो आरबीआई है उस पैसे का कोई भी यूटिलाइजेशन जो है वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक रीजन है कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट जो होते हैं वो बेसिकली टर्म डिपॉजिट में ओपन किया जाता है ताकि उस पैसे को मिनिमम कुछ समय तक जो है हम उसका जो है यूज कर पाए। तो ये था आज हमारे जितने भी मतलब एमसीक्यू 10 क्वेश्चंस थे, बट इन 10 क्वेश्चन से और कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है तो दिखने में 10 क्वेश्चन, लेकिन लगभग 20 क्वेश्चंस के करीब जो है हमने यहाँ पे डिस्कशंस कर लिए हैं, और हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से, ठीक है, मतलब इन डिटेल्स जो है मैंने कोशिश किया है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने की, और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशंस में जो है आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, और बहुत सारे चीज जो है यहाँ पे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एनी बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी तक अगर इस सेशंस को शेयर नहीं किए हैं तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों के जो भी फ्रेंड है एक बार इस सेशंस को शेयर कर दीजिए, अगर सेशंस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और दूसरों के साथ भी जो है सेशंस को शेयर कर लीजिए, और आने वाले समय में जो है हम आप लोगों के लिए और भी जो है ऐसे अच्छे वीडियोस जो है हम लोग आप लोगों के लिए लाएंगे। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इतने समय तक जो है आप लोग हमारे साथ जो है जुड़े रहे हैं चोपड़ा एजुकेशन के तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत जो है थैंक यू हमारे तरफ से, और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम। ओके, टेक केयर।